सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं पढ़ाती हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, और नहीं हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और मोटिवेटेड नहीं है तो प्लीज़ खुद को मोटिवेटेड भी रखिए ताकि आप बेहतर तरीके से गेट के लिए तैयार कर पाएँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली मैं यही चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस जो है वो पहुंच सके, और ऑब्वियसली उसमें हमारा भी फ़ायदा होगा और बहुत से और लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ सबका भला कीजिए, सबके साथ चलिए। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए सुपर कॉइलिंग के बारे में, आरएनए और उसके टाइप्स के बारे में। डीएनए हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और आरएनए को भी अब आज हम कंप्लीट ही कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप हर रोज़ हमारे लेक्चर जो हैं वो कंटिन्यूसली फॉलो कर रही हैं। तो सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए क्या होता है? सुपर कॉइलिंग का मतलब होता है डीएनए जो है या तो वो ओवरबाउंड हो गया है या तो वो अंडरबाउंड है। ओके, तो चाहे अंडरबाउंड डीएनए होगा उसको भी सुपर कॉइल्ड डीएनए कहा जाएगा, या ज़्यादा बाइंडिंग हो गई है डीएनए की उसको भी क्या कहा जाएगा? सुपर कॉइल्ड डीएनए कहा जाएगा। अच्छा, याद करिए, पुराने टाइम पे फ़ोन होते थे, फ़ोन जिनमें लंबा सा कॉइल्ड सा एक वायर रहता था। ठीक, अब वो खुद को तो कॉइल्ड है ही है वो वायर, उसके साथ वो ज़्यादा अगर हम घुमाते थे ना तो उसके डबल डबल कॉइल हमको देखने को मिलता था। ठीक है, इस तरह का कॉइल, मतलब पहले वो वायर इस तरह से तो कॉइल्ड होता ही है, फिर हम थोड़ा सा और उसको कॉइल करते हैं तो वो इस तरह से भी फोल्ड हो जाता था। याद है आपको? ध्यान में है? और उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये तरह इस तरह का क्या होता है, इसको हम सुपर कोइलिंग कहते हैं। सुपर कोइलिंग एग्जैक्टली डीएनए स्ट्रैंड पे स्ट्रेन का एक्सप्रेशन होता है। इट इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेन ऑन दैट डीएनए स्ट्रैंड। किसी भी डीएनए स्ट्रैंड पे जब कुछ फोर्स अप्लाई हुआ, देखिए स्ट्रेन क्या होता है, सबसे पहली बात, जब हम किसी चीज़ पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उस मतलब कोई मतलब स्ट्रेस हम उसको दे दें, किसी चीज़ पे कोई स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में उस चीज़ का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज इन शेप कहलाता है स्ट्रेन। ये तो डीएनए पे भी अगर कोई स्ट्रेस होगा तो उसके बदले में क्या होगा, फिर स्ट्रेन आएगा। तो स्ट्रेन जो है वो एक्सप्रेशन, स्ट्रेन का एक्सप्रेशन ही होगा सुपर कॉइलिंग किसी भी डीएनए स्ट्रैंड पे। सुपर कॉइलिंग जो है वो हमको सर्कुलर डीएनए में भी देखने को मिलती है और लीनियर डीएनए में भी देखने को मिलती है। तो सुपर कॉइल, विच डीएनए इज एक्चुअली अ सुपर कॉइल डीएनए? इट इज वन in which the double helix is further twisted over itself, forming a supercoiled structure. Look at this picture. Here you can see this is the helix. Okay, this is the double helix, but it has further twisted over itself and has formed a supercoiled structure. है ना? तो if there is no net binding of DNA upon itself, then DNA is in relaxed state. अगर DNA का अपने पे कोई net binding हमको नहीं देखने को मिल रहा है तो DNA जो है वो एक रिलैक्स स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है? रिलैक्स स्टेट में। एक बी DNA में हम कहते हैं कि हर एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, जो आज तक आप किताबों में पढ़ते आते हैं, वो होता है 10 बेस पेयर्स। मोर अप्रोप्रिएटली कहें तो ये 10.4 बेस पेयर्स होते हैं, या 10.5 भी आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा। ये नहीं कहूँगी कि 10.6 भी मिलेगा। ठीक है, 10.4 आपको मिलेगा, 10.5 भी बहुत सारी बुक्स में अब मिलता है। और पहले जो हम पढ़ते थे, इन जनरल जो हम पढ़ते हैं कि डीएनए, बी डीएनए की एक टर्न पे 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर नॉर्मल 10 बेस पेयर्स हैं या 10.4 बेस पेयर्स हैं तो उस डीएनए को रिलैक्स स्टेट में कहा जाता है कि ये डीएनए जो है ये रिलैक्स स्टेट में है। लेकिन अगर वहाँ कोई भी बेस पेयर का इंक्रीज और डिक्रीज होता है 10.4 और 10 बेस पेयर से, तो उस डीएनए को सुपर कोइल डीएनए कहा जाएगा। क्या कहा मैंने? एक सुपर कोइल डीएनए क्या है? एक पहले तो नॉर्मल डीएनए की बात की। एक नॉर्मल डीएनए जो है वो कौन सा डीएनए? नॉर्मल डीएनए वो डीएनए है जिसके पास एक टर्न में अपने पास 10 या 10.4 बेस पेयर्स हैं। लेकिन सुपर कोइलिंग हम कब कहेंगे? जब ये बेस पेयर्स या तो 10.4 से ज़्यादा हो जाएंगे या फिर 10.4 से कम हो जाएंगे। हमने सुना ना अभी कि सुपर कोइलिंग जो है वो ओवर एंड अंडर वाइंडिंग ऑफ डीएनए होता है। फिर बेस पेयर्स चाहे ज़्यादा हो या फिर कम हो, उसको हम सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए ही कहेंगे। याद रखिए दिमाग में कि कितने हैं
कितने बेस पेयर्स पर टर्न हमको देखने को मिलते हैं? 10.4 बेस पेयर्स, या इन जनरल 10 बेस पेयर्स पर टर्न हमको देखने को मिलते हैं। देखिए इस डायग्राम में यू कैन सी इट इजीली, दिस इज अ हेलिक्स बट एंड दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्चुअली, and the double stranded DNA get twisted over itself and formed a supercoiled structure। ठीक है, एक supercoiled structure जो है वो बन गया है। अब जो supercoiling है वो पॉजिटिव supercoiling भी हो सकती है, supercoiling नेगेटिव supercoiling भी हो सकती है। पॉजिटिव supercoiling क्या होती है? ऐसा जो डीएनए होता है जो पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड, देखिए पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग, ध्यान से सुनिए कहाँ काम आएगा। रेप्लिकेशन में आपको ये काम आने वाला है कि पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग क्या है और नेगेटिव सुपरकॉइलिंग क्या है। उस दौरान जब आपको बताया जाता है कि ये एंजाइम सुपरकॉइलिंग को रिलीव करता है, उस टाइम आप कंफ्यूज होते हैं, पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग क्या हुआ, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग क्या हुआ, है ना। तो ऐसा जो डीएनए होता है वो ओवरबाउंड डीएनए होता है। कैसा डीएनए? जो पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए होगा वो एक ओवरबाउंड डीएनए होगा, उसके पास ज़्यादा बेस पेयर्स के जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा, पर टर्न जो बेस पेयर्स का नंबर होगा पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए में वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वो डीएनए जो कि रिलैक्स स्टेट में है। समझ गए आप? पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए जो है उसके पास ज़्यादा नंबर होता है बेस पेयर्स का एज कंपेयर टू द डीएनए जो रिलैक्स स्टेट में है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास नॉर्मल डीएनए में बेस पेयर्स जो हैं वो 10.4 हैं, लेकिन वो 10.4 से 11.5 या 11.8 तक पहुंच रहे हैं, मतलब नॉर्मल बेस पेयर से जो बेस पेयर्स हैं पर टर्न वो इंक्रीज हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए। क्या कहेंगे हम उसको? पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए कहेंगे। जितना ज़्यादा, ध्यान से देखिए, ध्यान रखिएगा इस बात का, किसी भी डीएनए में जितने ज़्यादा बेस पेयर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो सुपरकॉइल हो जाता है लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में। मतलब पॉजिटिवली सुपरकॉइलिंग से हमको लेफ्ट हैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जितने भी ज़्यादा बेस पेयर्स डीएनए में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे वो लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में सुपरकॉइल होता रहेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सुपरकॉइलिंग की। ऐसा डीएनए जो है वो अंडरबाउंड होता है। पॉजिटिवली सुपरकॉइल वाला क्या है? ओवरबाउंड है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइंडिंग हो चुकी है। नेगेटिव सुपरकॉइल में क्या होगा? अंडरबाउंड होगा, मतलब सुपरकॉइलिंग कम होती है इस केस में। तो नेगेटिव सुपरकॉइल जो डीएनए होगा उसके पास एक टर्न में जो बेस पेयर्स होंगे वो नॉर्मल डीएनए जो कि रिलैक्स स्टेट में डीएनए होता है उस डीएनए से कम होंगे। ठीक है, होंगे ना कम। एक डीएनए जो कि रिलैक्स स्टेट में है उसमें जितने पर टर्न में बेस पेयर्स पाए जाते हैं जो हमारे पास 10.4 और 10 होते हैं, उससे कम बेस पेयर्स पर टर्न पाए जाएंगे एक नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए में। फॉर एग्जांपल, अगर बेस पेयर का नंबर जो है वो 10.4 है और वो डिक्रीज हो गया 9.4 हो गया या फिर उससे भी कम हो गया, तो इस तरह के डीएनए को हम कहते हैं नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए। ओके, तो ये जो नेगेटिव सुपरकॉइलिंग है ये क्या कर सकता है? अगर कोई डीएनए में बहुत ज़्यादा मतलब बाइंडिंग हो चुकी है, वो लेफ्ट हैंडेड हो गया है, तो नेगेटिव सुपरकॉइल्स जो हैं वो डीएनए को हेल्प करते हैं टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर विच इज़ यूजुअली राइट हैंडेड हेलिक्स। और राइट हैंडेड हेलिक्स जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मैंने आपको एक डिफरेंस भी बताया था ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए में। जेड डीएनए अनस्टेबल होता है जबकि हमारे पास जो बी डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो डीएनए जो होता है सेल में, हमारी सेल में जो डीएनए होता है वो यूजुअली अंडरबाउंड स्टेट में होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमारी सेल में जो नॉर्मल सेल्स में डीएनए होता है वो कौन से स्टेट में है? अंडरबाउंड स्टेट में है। क्यों? ध्यान दीजिए, मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी बताया कि जो पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए है वो ज़्यादातर किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होगा। लेकिन हमारे डीएनए की डायरेक्शन कैसी होती है? राइट हैंड।
इसका मतलब है जो हमारा डीएनए होता है वो पॉजिटिवली सुपरकोइल्ड नहीं, वो नेगेटिवली सुपरकोइल्ड डीएनए होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सुपरकोइलिंग के बारे में। पॉजिटिव सुपरकोइलिंग, नेगेटिव सुपरकोइलिंग। एग्जैक्टली सुपरकोइलिंग है क्या? चाहे बेस पेयर्स पर टर्न इंक्रीज करेंगे, चाहे बेस पेयर्स पर टर्न डिक्रीज करेंगे, दोनों ही केसेस में हम कहेंगे सुपरकोइलिंग। और हमारा जो सेल है, हमारी सेल में जो डीएनए होता है वो किस स्टेट में होता है? वो अंडरबाउंड स्टेट में होता है। अब नेक्स्ट टर्म आती है लिंकिंग नंबर। जो सुपरकोइलिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो लिंकिंग नंबर से बताया जाता है। ठीक है, लिंकिंग नंबर ज्यादातर जो है वो सर्कुलर डीएनए में देखे जाते हैं। सर्कुलर डीएनए के लिए जो है वो लिंकिंग नंबर दिखाए जाते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स, it is defined as the number of times the two strands of a closed circular double helical molecule cross each other। ठीक है, कि क्या होता है कि कितनी बार जो है वो डबल स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के क्रॉस किया है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग नंबर। इट इज द सम ऑफ ट्विस्ट एंड रीथ। किसका सम होता है ये? ट्विस्ट ऑफ रीथ, ट्विस्ट एंड रीथ। ओके, सम ऑफ ट्विस्ट एंड रीथ। अब ये ट्विस्ट क्या है? एक ट्विस्ट जो है वो नंबर होगा, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टर्न अराउंड अदर। ध्यान से सुनिएगा, एक ये वो नंबर है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, चलिए मैं अपना पॉइंटर ऑप्शन से आपको पेन से, आई एम नॉट हैविंग अ वेरी गुड पेन राइट नाउ बट आई होप आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक डीएनए। ठीक है, हम सर्कुलर डीएनए की बात करें। चलिए, ये सर्कुलर डीएनए है, ये एक सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, अब ये जो है ये इसके आसपास हमारे पास क्या होगा? ये डबल स्टैंडर्ड होगा ये भी। ठीक है, तो एक सर्कुलर डीएनए ले लीजिए कि क्या बोला, ट्विस्ट क्या है? कितनी बार एक स्ट्रैंड जो है, ठीक, वो अपने दूसरे स्ट्रैंड के आसपास क्या किया है? इसको घुमा है। ठीक, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टर्न्स अराउंड द अदर। ठीक है, कितनी बार घुमा है? तो आप ये देख लेंगे कि ये 1 2 3 इस तरह से काउंट करेंगे, 4 5। ठीक है, कि कितनी बार जो है एक स्ट्रैंड अपने दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के अराउंड घुमा है। अब रीथ क्या है? रीथ इज द नंबर ऑफ टाइम्स डबल हेलिक्स क्रॉसेस। ठीक है, अब जो आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा था उसमें क्या था? उसमें जो डीएनए था उसका डबल हेलिक्स क्या किया है? आपस में ही कॉइल हो गया है। वो रीथ नंबर वो कॉइलिंग का होगा। ठीक है, जो आपने फर्स्ट डायग्राम देखा था, नहीं ध्यान में आ रहा है तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, वहां पे डायग्राम देखिए कि जो सर्कुलर डीएनए है उसका डबल हेलिक्स जो हमको दिखता है ना, वो डबल हेलिक्स जो है वो डबल हेलिक्स फिर फर्दर कॉइल हुआ है, तो दैट इज रीथ। ठीक है, ट्विस्ट डीएनए का एक स्ट्रैंड, डीएनए सर्कुलर डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। लिखा ही क्या है कि ये डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ टाइम्स दो स्ट्रैंड जो हैं एक क्लोज सर्कुलर डबल हेलिकल मॉलिक्यूल जो होता है उसमें एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्रॉस करेंगे, इसके साथ ये डबल हेलिक्स जो है ये फर्दर क्रॉस करता है। तो कितनी बार ये डबल हेलिक्स फर्दर क्रॉस करेगा, इसको हम कहते हैं रीथ नंबर। ट्विस्ट नंबर एक स्ट्रैंड दूसरे डीएनए स्ट्रैंड पे कितनी बार क्रॉस करेगा वो ट्विस्ट नंबर हो गया। रीथ नंबर पूरा डबल हेलिक्स फिर कितनी बार ऐसे मुड़ेगा उसको हम रीथ नंबर कहते हैं। जिसको रीथ नंबर नहीं समझ आ रहा है मैं फिर से बता रही हूँ, जो फर्स्ट आपको डायग्राम दिखाया गया था आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो हमारे पास आता है फिर कि मैथमेटिकल क्या एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकली लिंकिंग नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लिंकिंग नंबर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सम है ये ट्विस्ट एंड रीथ का, तो लिंकिंग नंबर हो जाता है ट्विस्ट के जितने हुए प्लस रीथ नंबर जो भी हुआ उसको मिलके हमारे पास आता है लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर हमेशा ही आपको किस में दिखाई देता है? डबल स्टैंडर्ड जो सर्कुलर डीएनए होता है वहां पे ही आपको लिंकिंग नंबर ज़्यादातर पता चलते हैं। ठीक है, देखिए रिलैक्स स्टेट जो होता है, रिलैक्स स्टेट में जो लिंकिंग नंबर है वो कितने के बराबर, एक स्टेट रिलैक्स स्टेट है। ठीक है, तो लिंकिंग नंबर जो है वो ट्विस्ट नंबर के बराबर होगा, रीथ नंबर के बराबर नहीं होगा। ऑब्वियसली जो रिलैक्स स्टेट है ना, रिलैक्स स्टेट जो है, रिलैक्स स्टेट लिंकिंग नंबर
कितना होगा, वही होगा जो ट्विस्टेड नंबर होगा, क्योंकि रिलैक्स्ड है डीएनए पर, लेकिन उसको क्या बोलेंगे हम, फिर भी उसको ट्विस्टेड नंबर लेंगे ना उसको, कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पे कितनी बार कॉइल किया है ना, वो तो हम फिर भी देखेंगे ना, कि नहीं देखेंगे, देखेंगे ना, बिल्कुल। एक स्ट्रैंड दूसरे पे कितनी बार कॉइल किया है वो तो हम देखेंगे। तो अगर रिलैक्स स्टेट में है तो लिंकिंग नंबर जो ट्विस्ट होगा आपका नंबर उसके बराबर होगा, और उस टाइम पे रीथ नंबर 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डबल हेलिक्स अपने पे तो अपने एक्सेस पे तो कॉइल नहीं किया है, अभी तक सिर्फ एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पे कॉइल किया है, ठीक। तो लिंकिंग नंबर विल बी इक्वल टू द ट्विस्ट नंबर, बट रीथ नंबर उस टाइम पे 0 है। तो लिंकिंग नंबर जो रिलैक्स स्टेट पे लिंकिंग नंबर होता है वो एल के नॉट जिसको हम कहते हैं वो होता है n/10.4। लिंकिंग नंबर रिलैक्स स्टेट पे कितना है, n/10.4। n क्या हो गया, एक डीएनए मॉलिक्यूल में जितने भी बेस पेयर्स हैं वो n हो गए, अपॉन 10.4 एक टर्न पे जितने बेस पेयर्स हैं। तो याद रखिएगा लिंकिंग नंबर कैसे निकाला जाता है, लिंकिंग नंबर निकाला जाता है कि रिलैक्स स्टेट पे कितने नंबर हैं, किसके, बेस पेयर्स के टोटल नंबर कितने हैं, n/10.4। 10.4 क्या होता है कि कितने जो है नंबर आपके पास हैं, किस पे जल्दी से बताइए, कितने नंबर जो हैं वो आपके पास हैं पर टर्न पे, क्लियर, ओके। किसी भी नेगेटिवली सुपरकॉइल डीएनए के लिए लिंकिंग नंबर जो है वो लिंकिंग नंबर एट द रिलैक्स स्टेट से ज़्यादा होता है, किसी भी नेगेटिवली कम होता है, ठीक। नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए के लिए लिंकिंग नंबर जो है वो लिंकिंग नंबर एट रिलैक्स स्टेट से कम होगा, मतलब जो चेंज हुआ लिंकिंग नंबर में, डेल्टा एल के चेंज हुआ लिंकिंग नंबर में वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, चेंज इन लिंकिंग नंबर इज नेगेटिव। वहीं जो पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए होगा उसमें जो लिंकिंग नंबर आएंगे, डेफिनेटली उसमें जो लिंकिंग नंबर आएंगे वो जो लिंकिंग नंबर रिलैक्स स्टेट पे थे उससे ज्यादा होगा। पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए के लिए लिंकिंग नंबर एट रिलैक्स स्टेट से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे चेंज जो लिंकिंग नंबर में होगा वो पॉजिटिव होगा। फॉर नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए चेंज इन लिंकिंग नंबर इज नेगेटिव, and for positively supercoiled DNA change in linking number is positive। सुपर हेलिकल डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है कि सुपर कॉइलिंग का इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सुपर कॉइलिंग। क्या इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, आप क्वांटिटेटिवली मेजर करते हो कि सुपर कॉइलिंग का क्या इंटेंसिटी है, वो सुपर हेलिकल डेंसिटी होता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है लिंकिंग नंबर, चेंज इन लिंकिंग नंबर अपॉन लिंकिंग नंबर एट द रिलैक्स स्टेट। सिग्मा जो कि सुपर हेलिकल डेंसिटी है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन लिंकिंग नंबर, कितना चेंज हुआ लिंकिंग नंबर में और रिलैक्स स्टेट पे कितना लिंकिंग नंबर थे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के लिए जो जनरल वैल्यू है सुपर हेलिकल डेंसिटी की वो है -0.6, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड है। खासतौर पे आप हमारा ले लीजिए, हमारा डीएनए कैसा है, नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड है, तो हमारे लिए जो वैल्यू रहेगा चेंज का, इसका ये तो सुपर हेलिकल डेंसिटी है, ठीक है, वो भी -0.6 है हमारे लिए। अगर बोलेंगे कि चेंज इन ये लिंकिंग नंबर आएगा तो वो कैसा रहेगा, वो भी नेगेटिव ही रहेगा। इथीरियम ब्रोमाइड जो है वो क्या कर सकता है, इथीरियम ब्रोमाइड जो है वो रिलैक्स कर सकता है डीएनए को। एक तो स्टेनिंग के लिए भी काम आता है, इथीरियम ब्रोमाइड डीएनए की स्टेनिंग के लिए काम करता है, ठीक है, और दूसरा ये क्या करता है, रिलैक्स कर सकता है डीएनए को। कैसे रिलैक्स कर सकता है, एडेनिन थाइमिन एक बेस पेयर है और ग्वानिन साइटोसिन दूसरा बेस पेयर है, तो एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन जो बेस पेयर है उनके बीच में इंटरकेलेशन कर देगा इथीरियम ब्रोमाइड, ठीक है, मतलब दो स्टैकिंग बेसेस जो होंगे उनको थोड़ा दूर कर देगा। एक तुम खड़े हो, तुम्हारा दोस्त खड़ा है, लेकिन बीच में कोई और आ गया, ठीक है, उसी तरह से थोड़ा दूर हो गए, ठीक। तो इथीरियम ब्रोमाइड भी यही इंटरकेलेशन करता है और जो स्टैकिंग बेस पेयर्स होते हैं, बेसिस होते हैं, उनको दूर, थोड़ा सा दूर कर देता है, उनका इंटरकेलेशन कर देता है और डीएनए को रिलैक्स करता है।
एक जो एंजाइम हम पढ़ते हैं डीएनए के सुपरकॉइल को करने के लिए, वो होता है फॉस्फोडाइएस्टरेज। अब फॉस्फोडाइएस्टरेज 1 होता है और फॉस्फोडाइएस्टरेज 2 होता है। फॉस्फोडाइएस्टरेज 2 को ही हम गायरेज भी कहते हैं, और गायरेज जो है एक टाइम पे 2 सुपरकॉइल्स को रिमूव कर सकता है। वहीं जो फॉस्फोडाइएस्टरेज 1 होता है वो एक टाइम पे एक ही सुपरकॉइल को रिमूव कर सकता है। आई होप क्लियर है। जब रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी तब भी इस चीज़ के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया डीएनए का पूरा। डीएनए का आपने न्यूक्लियोटाइड से लेके उसकी स्टेबिलिटी से लेके कौन से जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए, डीनेचुरेशन कैसे होगा, फिर आपने पेंटोज शुगर का शुगर पकरिंग भी पढ़ लिया है ना, फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का रोटेशन कैसा होता है ये भी पढ़ लिया। फिर उसके साथ ही आपने ये भी जान लिया कि डीएनए जो है उसमें सुपरकॉइलिंग कैसी होती है ना। रेप्लिकेशन में आपको सुपरकॉइलिंग का भी पता होना चाहिए, इसीलिए आपको सुपरकॉइलिंग बताना बहुत ज़रूरी था। अब बात करते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड की, आरएनए की बात करते हैं, ठीक। आरएनए जो है वो भी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। प्रिंसिपल फंक्शन क्या है आरएनए का? या तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है या फिर इट कैरिंग द मैसेंजर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। ये डीएनए से मैसेज लेके जाता है, फर्दर डीएनए से मैसेज लेके जाता है। डीएनए ने ना इसको अपना दोस्त बना के रखा है। कौन सा दोस्त? जो यहाँ की खबर वहाँ देता है, ठीक। तो डीएनए ने इसको अपना दोस्त बना के रखा है। तो एक ऐसा भी मैसेंजर आरएनए भी आपको देखने को मिलेगा, एक स्पेसिफिक आरएनए होगा ऐसा जो जाएगा और बोलेगा कि डीएनए हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखूँगा ताकि प्रोटीन्स बन सके, ठीक है। चलिए, तो जो आरएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है बहुत सारे वायरसेस में। जनरली कहें तो जनरली आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए। जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है आरएनए का, वो क्या कर सकता है? द सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए allows this molecule to fold back on itself and form various stable secondary structure as necessary, ठीक है। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है आरएनए का, जनरली ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्योंकि जब भी हमारी सेल में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है तो उसको कट करने के लिए आपके पास डाइसर्स आपने पढ़े होंगे, और भी जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं ना, डाइसर कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो यूजुअली सेल में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है फिर वो फोल्ड हो सकता है और कोई भी स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो बना सकता है। और ये जो सेकेंडरी स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी भी होते हैं। आरएनए जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है, नॉन जेनेटिक भी हो सकता है, कैटालिटिक भी हो सकता है, नॉन कैटालिटिक भी हो सकता है, कोडिंग भी हो सकता है, नॉन कोडिंग भी हो सकता है। कैटालिटिक हमारे पास आता है राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है ये कैटालिटिक आरएनए होते हैं। कोडिंग जो है हमारे पास एमआरएनए होता है, क्योंकि एमआरएनए जो है उसने डीएनए की इंफॉर्मेशन अपने पास रखी होती है। किसकी इंफॉर्मेशन? डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए अपने पास रखी होती है, तो वो कोड करता है, इसीलिए एमआरएनए एक कोडिंग स्ट्रैंड है। लेकिन आरआरएनए टीआरएनए जो है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स हैं। इसके अलावा आपको स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, माइक्रो आरएनए, फिर आपके पास स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, जिस्ट, आप बहुत सारे और भी आरएनए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। खास जो आपने डिफरेंस पढ़ा था, बाकी तो सब सेम होता है, आपने सब सेम पढ़ा था। डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर आपको राइबोज शुगर मिलेगी और थाइमिन की जगह पे यूरेसिल मिलेगा। बाकी सारा का सारा जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए के देखने को मिलते हैं, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आरएनए के भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर अलग से और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की, तो मेन है 3 टाइप्स के आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। और टाइप्स के भी मैंने आपको बता दिए, बट सबसे मेन हम पढ़ेंगे अभी के लिए आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। स्टार्ट करते हैं आरआरएनए से। आरआरएनए अभी अभी आपने पढ़ा था कोडिंग आरएनए है या नॉन कोडिंग आरएनए है। ये एक नॉन कोडिंग आरएनए होता है, ठीक। और प्राइमरी कंपोनेंट होता है राइबोसोम का। याद रखिए, आरआरएनए इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो आरआरएनए से बना होता है, ठीक। ये एक राइबोजाइम की तरह काम करता है। पूरा क्या करता है, एमआरएनए जो इसका भाई है उसके अलॉन्ग मूव करता रहता है
और अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करता है, अमाइनो एसिड्स की असेंबली करवाता है इनटू प्रोटीन चेन्स। मतलब आरआरएनए का काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरएनए पे तो इंफॉर्मेशन होगी, हम समझ गए, लेकिन आरआरएनए का काम थोड़ी कम है। ये एक राइबोजाइम की तरह काम करेगा जो एमआरएनए पे घूमता रहेगा और घूमते घूमते क्या करेगा, अमाइनो एसिड को असेंबल करता रहेगा प्रोटीन चेन्स में। 4 टाइप के आरआरएनए हमको देखने को मिलते हैं। एटीएस राइबोसोम, एटीएस राइबोसोम जो है वो यूकेरियोट में होता है। तो कितने टाइप के हमको देखने को मिलते हैं आरआरएनए? 4 टाइप्स के आरआरएनए हमको एटीएस राइबोसोम्स में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हो गए? 28S, 18S, 5.8S एंड 5S। जबकि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है जो कि 70S होता है, उसमें हमें सिर्फ 3 टाइप के ही आरआरएनए देखने को मिलते हैं, जिनमें एक आता है 23S, एक आता है 16S, एक आता है 5S। अब कुछ एक को तो ये याद हो गया होगा, जैसे मुझे भी ये बहुत अच्छे से याद है सब चीज़, ठीक, क्योंकि हम जो बार बार पढ़ता है उसी को याद रहता है। तुम एक बार ये वीडियो देखोगे फिर भूल जाओगे। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि रिवाइज कर लो, नोट्स चाहिए तो नोट्स बना लो। Definitely all these lectures are going to help you in your many of your examination, not only in the gate but आप बाकी की भी, अगर आप नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेरी ऑनेस्टली ये आपको हेल्प करेगा। ये बेसिक्स हैं और बेसिक्स से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी हम चल रहे हैं, तो आपको ये जरूर हेल्प करेगा। आरआरएनए जो है वो कैसे बनाता है राइबोसोम को, हमने पढ़ा आरएनए जो है इट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, बट हाउ इट फॉर्म्स द राइबोसोम, इट फॉर्म्स द राइबोसोम इन एसोसिएशन विद प्रोटीन्स। मतलब राइबोसोम जो है वो आरआरएनए प्लस प्रोटीन होता है। प्रोटीन और आरएनए मिलके जो है वो राइबोसोम्स बनाते हैं। कौन सा आरएनए होगा? आरआरएनए होगा। फिर जो राइबोसोम का हमें पता है एटीएस राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? 60S एंड 40S। वही 70S राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं। कौन सी? 50S एंड 30S। तो जो यहाँ पे बड़ी बड़ी वाली सब यूनिट्स हैं, 80S में जो बड़ा सब यूनिट है 60S, और 70S में जो बड़ा सब यूनिट है 50S। इन दोनों के पास ही कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। हमने कहा ना राइबोजाइम है, तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो होती है 60S और 50S सब यूनिट के पास। उनमें भी जो 28S, 18S और आपके पास ये 5.8S है, 5S है ना, ये मिलके क्या बनाते हैं? 60S सब यूनिट बनाते हैं, ठीक है, 40S सब यूनिट बना रहे होते हैं, ठीक। और ये जो 20 यहाँ पे जो 28S है, ठीक, इसी में आपके पास पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज होगा। 28S में क्या होगा? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज होगा। और 23S जो है वो आपको 50S में ही देखने को मिलता है। 23S इसमें आपको 23S में आरआरएनए, 23S जो आरआरएनए है 50S का, उसमें आपको पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज देखने को मिलता है। और 28S आरआरएनए जो है 60S का, उसमें भी आपको पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो कौन सी सब यूनिट में होता है? तो वो लार्जर सब यूनिट में होता है। लार्जर सब यूनिट में भी कहाँ? 28S आरआरएनए एंड 23S आरआरएनए में होता है। फिर जो छोटी सब यूनिट में आता है 80S, जो 40S की सब यूनिट में आरआरएनए रहेगा वो है 18S। 30S जो सब यूनिट है उसमें जो आरआरएनए रहेगा वो 16S भी होगा। तो ये क्या काम करते हैं? जो 18S आरआरएनए है 40S सब यूनिट का, और जो 60S आरआरएनए है 30S सब यूनिट का, ये हेल्प करते हैं एमआरएनए को करेक्टली पोजीशन करने में और पेप्टिडाइल टीआरएनए को भी करेक्टली पोजीशन करने में। सही तरीके से पोजीशनिंग करवाते हैं ये एमआरएनए की एंड पेप्टिडाइल टीआरएनए की। राइबोसोम्स के पास 3 साइट्स रहती हैं। पी साइट, जहां पे पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट है, ठीक है, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा टीआरएनए पे, फिर आप टीआरएनए भी लेके आ रहा होगा अपना अमाइनो एसिड, ठीक है, और क्या बन रहा होगा? पेप्टाइड्स बन रहे होंगे, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बन रहे होंगे, और पी साइट इसको हम कहते हैं। ए साइट जो है, ए साइट पे नया टीआरएनए आता है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो है वो ए साइट को कहते हैं। ए साइट पे नया टीआरएनए, एक नया अमाइनो एसिड लेके आता है, ठीक है।
फिर ई साइट जो है वो एग्जिट साइट है। जब आपके पास डी असाइलेटेड टीआरएनए होता है, मतलब उस पर खाली टीआरएनए है, वो उसका अमाइनो एसिड जो है वो ऑलरेडी प्रोटीन चेन में दे चुका है, तो वो ई साइट से एग्जिट हो जाता है। तो ये हो गया आपके पास आरएनए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास एमआरएनए। एमआरएनए को ही मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड ऑफ अ जीन। याद रखिएगा, ये वो एमआरएनए है जो कोडिंग है, और इसीलिए ये एक जो हमारा डीएनए होता है, एक जो जीन होती है ना, उसके एक स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो एमआरएनए होगा। आरआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, टीआरएनए भी नहीं होगा। एमआरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारे डीएनए के एक स्ट्रैंड के या जीन के एक स्ट्रैंड के। अब एमआरएनए मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है। जब हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब इसके पास एक ही जीन के लिए इंफॉर्मेशन है, और मोस्टली यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए हमको देखने को मिलता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होता है। वहीं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है, इट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन जीन। पॉली मीन्स मल्टीपल ना, तो हमारे पास पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या हो जाता है, जिसके पास एक से ज़्यादा जीन के लिए इंफॉर्मेशन है। जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनएस हैं वो ज़्यादातर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए ही है। जितने भी एमआरएनए हैं, ऑल द एमआरएनए, उनके पास एक कोडिंग रीजन होता है और एक अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, ठीक। कोडिंग रीजन में जो है एक कोडोन की सीरीज होगी। कोडोन्स आप समझते हैं ना, जेनेटिक कोड होगा जो स्टार्ट करेगा एक स्टार्टिंग से और एंड करता है कोडिंग रीजन विद स्टॉप कोडोन। एयूजी क्या होता है बताइए, एयूजी क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है, ठीक है। और स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए पिछले लेक्चर्स में मैंने देखा कि 1 2 3 बच्चे हैं, ज़्यादा तो मैंने नहीं देखे, 2 3 बच्चों ने काफ़ी अच्छे से कोशिश की थी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, और बहुत से लोगों ने आंसर भी दिया था जो मैंने कहा था। तो आपके लिए आज के लेक्चर का क्वेश्चन है, स्टॉप कोडोन जो है वो कौन होता है, ठीक है। स्टॉप कोडोन जो है वो कौन कौन से हैं, फाइन। अब अनट्रांसलेटेड रीजन कहा हमने, कोडिंग रीजन बीच में रहेगा एमआरएनए में, आगे आपको दिखाती हूं। कोडिंग रीजन बीच में रहेगा, आगे एक तरफ पीछे एक तरफ जो है आपको देखने को मिलेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन इन द एमआरएनए, ठीक। अब 5 प्राइम की तरफ को जो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है उसको कहते हैं लैडर सीक्वेंस। 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन जो है, 3 प्राइम वाली साइड को जो है अनट्रांसलेटेड रीजन, उसको हम कहते हैं ट्रेलर सीक्वेंस। तो अगर आप लैडर सीक्वेंस पढ़ते हैं, ट्रेलर सीक्वेंस कहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये है अनट्रांसलेटेड रीजन। और अनट्रांसलेटेड रीजन आपको मिलता है एक लैडर सीक्वेंस, ट्रेलर सीक्वेंस, लैडर सीक्वेंस टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ RNA and lead trailer sequence toward 3 prime end of RNA mRNA. Okay, तो unlike prokaryotic mRNA, यूकैरियोटिक mRNA has 5 प्राइम कैप। तो प्रोकैरियोटिक mRNA में कोई 5 प्राइम कैप नहीं होता है, ठीक है। और 5 प्राइम कैप जो यूकैरियोट्स में है वो राइबोसोम उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक। और पॉली ए टेल भी आपको कहाँ यहाँ पे कैपिटल ए रहेगा, पॉली अडेनाइन टेल आपको कहाँ देखने को मिलती है, यूकैरियोटिक एमआरएनए में देखने को मिलती है। वहीं हमारे पास प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में 5 प्राइम कैप तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होती हैं जहाँ जिसको पहचानते हुए आता है राइबोसोम, क्योंकि 5 प्राइम कैप को तो यूकैरियोट में पहचान लिया राइबोसोम ने। अब प्रोकैरियोट में किसको पहचानता है, तो प्रोकैरियोट में भी बहुत सारी मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिनको कहता है शिन-डेलगैनो सीक्वेंस। और शिन-डेलगैनो सीक्वेंस मोस्टली होता है AGGA GGU। So this is all about mRNA. It is going to help you during translation, and all these mRNA will be helping you during translation. तो अच्छे से सुनते रहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन के टाइम पे फिर मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन करूंगी, इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका mRNA, एक है प्रोकैरियोटिक mRNA। ऊपर देखिए प्रोकैरियोटिक mRNA। अब क्या कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक mRNA है, ठीक,
प्रोकैरियोटिक mRNA जो है वो उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होगा, तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। देखिए 1 2 3, ठीक है, बहुत सारी जीन्स को बनाने के लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है। स्टार्ट कोडोन है, स्टॉप ओ, आपको तो आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी आपको लिखना है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में आपको एक ही जो है वो क्या देखने को मिलता है, अनट्रांसलेटेड रीजन आपको देखने को मिलेगा। 5 प्राइम 3 प्राइम कोडिंग सीक्वेंस रहेगा जो स्टार्ट कोडोन से शुरू होगा, स्टॉप कोडोन पे खत्म होगा। और 5 प्राइम कैप है, यहाँ देखिए प्रोकैरियोटिक mRNA में 5 प्राइम कैप नहीं है, शेन-डेल्गेनो सीक्वेंस है, यहाँ 5 प्राइम कैप है, देख सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे पॉली ए टेल है। थोड़ा और डिटेल में आपको ट्रांसलेशन के टाइम पे भी जरूर बताया जाएगा, अभी बेसिक से चले हैं ताकि थोड़ी थोड़ी चीज आप अपने दिमाग में रख सकें, ठीक है। तो लास्ट वन हमारे पास आता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और इसी को कहते हैं अडैप्टर आरएनए एंड सॉल्युबल आरएनए। ये एक छोटा सा आरएनए होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और खास बात याद रखिए, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, टीआरएनए जो है जब भी रेट्रोवायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, आपके पास एड्स क्या है, एक रेट्रोवायरस है, तो टीआरएनए जो है वो एक प्राइमर की तरह एक्ट करता है व्हेन, जब रेट्रोवायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। आपको पता है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, बताइए। आरएनए से वापस क्या बनता है, डीएनए बनता है, ऐसा होता है पक्का। डीएनए से आरएनए का बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से वापस डीएनए का बनना क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उस टाइम पे प्राइमर की तरह काम करेगा टीआरएनए। जो हमारे पास आरएनएस होते हैं, जितने भी आपने आरएनएस पढ़े, वो न्यूक्लियस में बनते हैं, एक्सेप्ट 5s आरएनए। 5s आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में नहीं बनता है। न्यूक्लियोलस जो है वो आरएनए के बनने की एक्टिव साइट कही जाती है, ठीक है। एमआरएनए भी आपका न्यूक्लियस में बनता है और बाहर बाद में प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे बाहर जाता है। टीआरएनए जो है आपका ये साइटोसोल में ही होता है, और इसको डिस्कवर किया था हॉले और उनके कोवर्कर्स ने 1965 में। इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लोवर लीफ लाइक, क्लोवर आपने देखा होगा, क्लोवर लीव्स। और जो 3D फॉर्म, 3 डायमेंशनल फॉर्म होता है टीआरएनए का, वो एक एल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके पास वेल डिफाइंड स्टेम एंड लूप्स होते हैं। एक एक्सेप्टर आर्म देखेंगे आप, डी स्टेम देखेंगे, डी लूप देखेंगे, एंटीकोडोन स्टेम होगा, एंटीकोडोन लूप होगा। जो एक्सेप्टर आर्म है उसके पास 7 बेस पेयर्स होते हैं, जिनमें से 4 सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इसके पास एक कंजर्व्ड सीसीए सीक्वेंस होता है। और ये जो एक्सेप्टर साइट है जिसपे सीसीए सीक्वेंस है, वहां पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी होता है, और ये एक्ट करता है एज अ साइट ऑफ अमाइनो एसिड अटैचमेंट। देखिए ये डायग्राम देखिए आप, डायग्राम में आपको दिखा लेती हूँ। ये है डी लूप, ठीक है, ये है एंटीकोडोन लूप, ये है टी साई लूप आप बोल देते हैं इसको, ठीक है, टी साई पी लूप, और ये है वेरिएबल लूप जो आपको दिखाई दे रहा है। ये आपके एक्सेप्टर आर्म, दिस इज नॉट डबल स्ट्रैंडेड, देखने में डबल स्ट्रैंडेड लग रहा है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। और यहाँ पे होता है सी पढ़ना होता है आपको, ए ऊपर होता है, सी नीचे होता है, सी उससे नीचे होता है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, एज आई टोल्ड यू कि 4 जो होंगे ना, 4 डेफिनेटली आपको क्या मिलेंगे, खाली सीक्वेंसेस मिलेंगे, लेकिन सी सी ए आप मेनली याद रखेंगे, ए सी सी नहीं पढ़ेंगे ऊपर से नीचे की तरफ को, सी सी ए। वेरिएबल आर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रिकॉग्निशन ऑफ अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ध्यान रखिएगा इस एंजाइम के बारे में, ट्रांसलेशन के टाइम पे आपको काम आएगा कि अमाइनो असाइल जो टीआरएनए सिंथेटेज है वो क्या करेगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में रोल प्ले करता है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का क्या मतलब है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब टीआरएनए पे अमाइनो एसिड आ गया, टीआरएनए चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसकी रिकॉग्निशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेरिएबल लूप, ठीक। जितने भी टीआरएनए हैं उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। टीआरएनए का एक नया क्लास भी जो है, देखिए हर एक अमाइनो एसिड के पास अपना अपना टीआरएनए होता है यूजुअली, ठीक है। और जितना भी हमारे पास जो टीआरएनए है उसका एक नया क्लास निकला है, क्लास 2 जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए का, वो जो है वो एक अडाप्टर की तरह काम करता है फॉर सेलेनोसिस्टीन। हमारे पास
एक नया जो है वो टीआरएनए लिया गया है क्लास 2, जिसको बोला गया है क्लास 2 टीआरएनए। वो सेलेनोसिस्टीन के लिए अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। और सेलेनोसिस्टीन जो है नेचुरली तो कहा जाता है कि कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड ज़्यादातर हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन सेलेनोसिस्टीन जो है वो 21st अमाइनो एसिड है। हर एक अमाइनो एसिड के पास अपने टाइप का टीआरएनए होता है, लेकिन जब कोई टीआरएनए जो है किसी जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं उनके लिए सेम होगा तो उसको आइसो मतलब नहीं, टीआरएनए दैट आर स्पेसिफिक फॉर सेम अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। मतलब 2 टीआरएनए हैं, तुम हो, एक और टीआरएनए है, मैं एक टीआरएनए हूं, ठीक है। हमें जो है जैसे तुम हो मैं हूं, हमको सेम ही पसंद है दोनों को, ठीक है, तो हमारा सेम टेस्ट है, तो ऐसे ही टीआरएनए, एक टीआरएनए होगा, दूसरा टीआरएनए होगा, ठीक, लेकिन वो सेम ही अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो टीआरएनए ग्लाइसिन को, एक भी ग्लाइसिन को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा भी ग्लाइसिन को एक्सेप्ट करेगा, तो टीआरएनए ग्लाइसिन 1 और टीआरएनए ग्लाइसिन 2 इस तरह से इनको नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया सारा का सारा डीएनए सुपर कोइलिंग, एमआरएनए का आपने स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लिए तीनों। आई होप आपको क्लियर हुए हो, समझ आया हो। तो लास्ट में आपको जो हर बार काम दिया जाता है प्लीज वो काम जरूर करिएगा। थैंक यू। स्टे